ఈరోజు తెలంగాణ సగరుల సభ నిఖర్చిస్తున్న అధ్యక్షులు కేకార గారికి పాటో విచ్చేసిన సాగర సభ్యులు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు। जैसे जिसने मराठी में भाषण किया उसको जवाब दिया मैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे घर में आया हूं। 2 साल पहले 2 या 3 साल हुआ होगा। कृष्ण कुमार कितने साल हुए मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा एक साल्ट बनाने वाला समाज जो कहीं कहा सागरा बोलते हैं, कहा लवनखार बोलते हैं, कहा अगली बोलते हैं, तो इतना बड़ा समाज है। ये 8 करोड़ बोलते हैं। हमारा महाराष्ट्र से आया हुआ साथी ने कहा कि 12 करोड़ है। अभी यहाँ पे सागरा बोलते हैं। मैंने पूछा इनको कोई है क्या हमारा इधर एमएलए एमपी? इन्होंने कहा कोई नहीं है। हमको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो नदी होती है, नदी समझते हो ना? नदी जाके कहाँ पे मिलती है? तो हम तो समंदर सागरा है सब। तो सब लोग आके आखिर में हम में मिलते हैं और हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये कैसे चलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमारी पूरी ताकत संगठित करनी पड़ेगी। हर एक स्टेट में जहां जहां हमारे लोग हैं सबको संगठित करना पड़ेगा। कृष्ण कुमार ने कहा कि भाई अकेले ने हिंदी भाषण किया इसलिए उसका समझ में आया। अध्यक्ष ने क्या कहा समझ में नहीं आया। अभी मैं क्या बोलूं उसके ऊपर? उस वक्त कोई हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला रखना चाहिए था। अभी मेरे पास आके बोलते हैं अभी तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं। कृष्ण कुमार ने कहा कि अगर हमारे मंत्री जी का साथ हमको रहेगा तो हम सब को संगठित करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तुम लोग शुरू करो, तन मन तुम लगाओ, मैं तन भी लगाऊंगा, मन भी लगाऊंगा, धन भी लगाऊंगा। अगर 8 करोड़ या 12 करोड़ जो भी है बीच में, मुझे पता नहीं, आप लोगों को ज्यादा पता है, आप लोग उसमें काम कर रहे हो। जितने भी हमारे लोग हैं इनको अगर हम लोग संगठित करते हैं तो कितनी बड़ी ताकत होगी, कितनी बड़ी ताकत होगी। मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा समाज है, हम लोग इतने ही है। शायद मोदी जी को पता चला। राम वनवास में गया था, 14 साल में राम का वनवास खत्म हो गया। राम मंदिर का वनवास हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 528 सालों के बाद खत्म हुआ। और देश को आजादी मिलके 74 साल हुए। ये 74 सालों में हमारा समाज भी वनवास में था। 74 सालों के बाद मोदी जी ने मुझे मंत्री बना के हमारे समाज का सही मायनों में वनवास खत्म कर। वो मोदी जी के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद उनको ये पता होगा कि ये लोग 12 करोड़ है, इनको संगठित करने वाला कोई आदमी नहीं है, इसलिए इनके एक आदमी को मंत्री बना दो तो वो मुख्य प्रभाव में आके उनका भी डेवलपमेंट करेगा। हमारी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन वो ताकत हमारी कहाँ कैसी बिखरी हुई है हमें ही पता नहीं। हमारे समाज में से स्वतंत्र सेनानी हुए, वो भी दुर्लक्षित है। हीराजी गोमाजी पाटिल का नाम लिया कृष्ण कुमार ने। अभी कैसे कानून कांग्रेस के सरकार ने बनाए। मैं भूपेंद्र यादव जी को मिला था 10 दिन पहले। उनको मैंने कहा कि मेरे समाज का एक स्वतंत्र सेनानी हीराजी गोमाजी पाटिल
और एक नाभिक समाज का भाई कोटवाल, इन दोनों ने आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो जिस पहाड़ पे रहते थे वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट अभी डिक्लेयर हुआ है कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल। जिन्होंने अपने आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका स्मारक जहां पे है, वो स्मारक हम डेवलप नहीं कर सकते। ये कैसे आजादी है? उन्होंने कहा सही ऐसा है। बोला ऐसा ही है। तो उन्होंने इमीडिएट कहा मुझे प्रपोजल ला के आप दीजिए, अगर जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान खपाई है तो उनका स्मारक वहां अच्छी तरह से बने। इसके लिए कानून को भी थोड़ा सा मोड़ के वहां पे उनका स्मारक बनाने के लिए मैं आपको परमिशन दूंगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले मंत्री जी का काम है। लेकिन उसको हमारी ताकत जो है, हमारे समाज की ताकत जो है, वो ताकत एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के हमको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे इधर है, हमारे लोग की हमारे पैर खींचते रहते। यहाँ पे भी है, पूरा एक है। वो बोलते हैं, आप बोलते एक है, यहाँ दो हो गए। चलो अच्छा है, आपका आदर्श सबको लेना चाहिए। लेकिन इसमें कोई आके हमको कुछ देगा, कोई आके हमको कुछ दिखाएगा रास्ता, ये ऐसा हम लोग सोचेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए हमको संगठित होके काम करना पड़ेगा। अभी मेरा तो किस्सा अलग ही है। मैं तो एनसीपी में काम करता था, किसी ने जिक्र किया यहाँ पे। तो मैंने जब पार्टी छोड़ा तो मैं बोलने गया लीडर लोगों को। तो एक लीडर ने मुझे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या पार्टी है क्या? वो पार्टी में जाके क्या करेगा तू? अभी मैं मंत्री बनने के बाद मीडिया वालों ने मुझे पूछा, मैंने उनको कहा देखो भैया, मुझे ऐसा ऐसा कहा गया था, ये क्या पार्टी है क्या? तो यही पार्टी है। एक नॉर्मल फैमिली में किसान का बेटा जन्म लिया, उस बेटे को प्रधानमंत्री ने मंत्री बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। कौन करेगा? आप लोगों ने कहा कि मैं अकेला ओपनिंग बैट्समैन हूं, हमारे महाराष्ट्र के साथी ने कहा, मुझे को पीछे कर, मतलब 11 नंबर तक मैं ही खेल रहा हूं। वो स्क्वायर वाला रहता है ना, नेचुरल नमक बनता है, खड़ा नमक ना, तो वो उसका टेस्ट ही अलग होता है। वो नेचुरल नमक होता है जो पानी से बनता है। अभी क्या क्या करते हैं क्या पता नहीं वो नमक में। तो जिस तरह से हमारा नमक बन रहा है, उसी तरह से हमको आने वाले दिनों में हमारे भारत देश में हमारे समाज के माध्यम से हमारे हर एक आदमी जिसके साथ जुड़े, उसके जीवन में टेस्ट आना चालू होना चाहिए। इस तरह से हमको काम करना चाहिए। हमारे एक साथी ने कहा कि हमको एससी में जाना है, प्रपोजल कर्नाटक सरकार से गया है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूँगा कि मैं ओबीसी कमेटी में काम करता था जब मैं मंत्री नहीं था। 4 साल तक मैंने काम किया है। यही प्रधानमंत्री थे मोदी जी, जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, मोदी जी ने दिया। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद 102वीं घटना दुरुस्ती हुई, और वो घटना दुरुस्ती में जो स्टेट के पास राइट्स थे वो खत्म हो गए, वो सेंटर के पास आ गए, ओबीसी कमीशन के पास आ गए। और अपनी सूची अगर स्टेट में बनानी है तो उनके पास अधिकार नहीं बचे थे। तो हमारे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलनकर्ता बोल रहे थे कि हमारा अधिकार चला गया, हमको अधिकार देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। तो अभी ये सेशन में जो गए महीने में खत्म हुआ, वो सेशन में 127वीं घटना दुरुस्ती आई, और उसमें जो ओबीसी कमीशन के पास स्टेट के अधिकार आए थे वो फिर से स्टेट को चले गए। उसमें क्या अधिकार है?
अगर कोई भी सूची बनानी है, कहाँ गए हमारे भाई साहब, कोई भी सूची बनानी है तो सेंटर ने अभी स्टेट को अधिकार दे दिए। आप 50% के लिमिट में किसी भी समाज को कोई भी आरक्षण में डाल सकते हैं, और डाल के सेंटर को प्रपोजल भेजेंगे तो सेंटर उसको मान्यता दे। अभी लोगों का डिमांड क्या है कि 50% के ऊपर आरक्षण जाना चाहिए, 50% में हम लोग नहीं कर सकते। तो 50% के ऊपर 6-7 स्टेट के लोग गए हैं। वो कैसे गए हैं? अगर कोई समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा स्टेट को, ये समाज पिछड़ा हुआ है, इसको ओबीसी में डालना चाहिए, उसको एससी में डालना चाहिए, उसको एसटी में डालना चाहिए, दे सकता है। तो ये सारी अभी कानून जो है वो स्टेट के हाथ में भेजा है, सेंट्रल डायरेक्ट इसको कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए कर्नाटक में अभी भी अपना ही राज है, तो कर्नाटक सरकार अभी उसकी सूची करके कौन से समाज को कहाँ डालना है वो तय करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से निश्चित तौर पे हमें उसकी अनुमति मिल सकती है। हमारे बहन ने शायद कहा, मुझे पता नहीं क्या बोली, हमारे चेयरमैन है नगर पालिका की, मैं सुन रहा था, तेलुगु में बोल रही थी, मोदी जी ने मंत्री बनाया, हमको संतोष हुआ, ऐसा शायद कुछ बोली, बराबर। और हमारे बहनों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा भी बोला, ऐसा ही बोला ना। हाँ, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री बनाए, 12 एससी मंत्री बनाए, 8 एसटी मंत्री बनाए, और ये सारे मंत्रिमंडल में हमारी 11 बहनें हैं। आज तक 74 सालों में एक साथ एक मंत्रिमंडल में सेंटर में कभी भी 11 महिला नहीं थी, 11 बहनें नहीं थी। तो आप उम्मीद में रहिए, आगे चल के आप भी यहाँ से एमपी बन सकती है, जाके उधर मंत्री बन सकती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, काम करते रहिए, वहां पे मांगना नहीं पड़ता है, जो काम करता है उसको अपने आप मिलता है। ये खाली मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो मैंने मंत्रिमंडल बनाया है ये सही मायने में भारत का मंत्रिमंडल बना, हर कोने से, हर समाज का, जो मैं एक समाज का एक ही आदमी हूं, फिर भी मुझे मंत्री बनाया है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले क्या होता था, लोग देखते थे ज्यादा कौन से समाज से लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, नहीं तो इतने लोग नाराज हो जाएंगे। यहां ऐसा नहीं सोचा, एक समाज से एक आदमी है, फिर भी उसको लेना चाहिए, क्योंकि शायद कृष्ण कुमार जी का फतवा उधर पहुंच गया था कि हम लोग 8 करोड़ है, 12 करोड़ है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है, ये 12 करोड़ लोगों की ताकत हमको मोदी जी के पीछे खड़ी करनी है। अगर ये हम लोग मोदी जी के पीछे पूरी ताकत खड़ी करेंगे तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, देश के हर कोने से हमारे समाज से एक एक एमपी दिल्ली में आके काम करने लगे। किसी ने मेरे जन आशीर्वाद यात्रा का उल्लेख किया, शायद हमारे इन्होंने महाराष्ट्र से आए, उन्होंने ही किया, क्या नाम है इनका, 20 तारीख तक तो लगभग मैं 1.5 लाख लोगों को मिला हूँ। जहाँ गया वहाँ 2-3 हजार लोग इकट्ठा होके स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैंने बड़े नम्रता से कहा, ये लोग जो यहाँ पे इकट्ठा होके मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं ऐसा मैं नहीं समझता। ये मोदी जी ने जिस विचार से मुझे मंत्री बनाया, वो विचार को सम्मान करने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो सही मायने में मोदी जी का सम्मान, मोदी जी के प्रति धन्यवाद, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए। सम्मान मेरा हुआ ऐसा भी मैं नहीं समझता। मुझे मंत्री बना के मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे 8 या 12 करोड़ समाज का सम्मान हुआ। मैं मंत्री अकेला बना, सम्मान आपका हुआ। इसीलिए तो आप लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़े, आप लोगों ने बैनर बनाया, ना मैंने आपका चेहरा देखा है, ना कभी आपको मिला हूँ, ऐसा ही था ना। आज हम लोग मिल रहे, इसके पहले कभी मिले हैं क्या ये लोग?